हेलो एवरीवन, आई एम अलीशा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शन, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमने फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट किया था, यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करेंगे आज, ताकि जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। सो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। हमने फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट किया था यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्रूसेड्स क्या है। एक रिलीजियस वॉर है जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी, जेरूसलीम एंड बेथलीम सिटीज़ को कॉन्कर करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए। इस वॉर को किसने सपोर्ट किया? तो कॉमन पीपल ने सपोर्ट किया, बिकॉज रिलीजियस इमोशंस की वजह से पोप ने कॉमन पीपल को कन्विंस किया रिलीजियस के नाम पर। रोमन एम्पायर ने अपने इंटरेस्ट के लिए वॉर को सपोर्ट किया। जो रिच मर्चेंट थे उन्होंने सपोर्ट किया ताकि वो अपनी ट्रेडिंग सेंटर बना सके। और इस सब की वजह से ये वॉर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टेरियस बन गई और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लाइफ का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई और लोग इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो गए। इसमें 9 वॉर्स हुई। 9 वॉर्स के बाद भी फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जेरूसलीम एंड बेथलीम दोनों सिटीज़ इस्लामिक कंट्रोल में थी, और एट द लास्ट ये दोनों सिटीज़ इस्लामिक कंट्रोल में ही रही। सलाहुद्दीन सुल्तान ऑफ इजिप्ट, जिसने इस वॉर को जीता और क्रूसेडर्स को डिफीट किया, जेरूसलीम को कॉन्कर करने के बाद अपना इस्लामिक कंट्रोल बनाए रखा और ये वॉर जीत गए। सो अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रूसेडर्स। So let's start. The failure of the Christian crusaders can be attributed to the attitude of the Pope and the European rulers who initiated the crusades mainly for their own vested interest. Beside the other factors like common people losing faith, rift between Pope and European king, dispute between the Pope and general emperors, non-cooperation by the emperor of the Byzantium also caused the failure of crusades. तो अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। The failure of the Christian crusaders can be attributed to the attitude of the Pope and the European rulers who initiated the crusades mainly for their own vested interest. So, ये वॉर इतनी भयानक वॉर साबित हुई जिसमें लोगों की लाइफ का लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोगों को खाने तक की कमी आ गई। उस बहुत ज़्यादा डिज़ास्टेरियस वॉर बन गई थी। क्रिश्चियंस को इस वॉर में इतना सपोर्ट मिला, रोमन एम्पायर से सपोर्ट मिला, यूरोपियन रूलर्स से सपोर्ट मिला, फिर भी क्रिश्चियंस क्रूसेड्स में क्यों हार गए, उसकी वजह क्या थी? जो क्रिश्चियन क्रूसेडर्स की फेलियर की वजह मानी जाती है, जो जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो ठहराया जाता है पोप एंड यूरोपियन रूलर्स। जो पोप एंड यूरोपियन रूलर्स थे उनके एटीट्यूड को क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के फेलियर की वजह ठहराया गया। बिकॉज जो रूलर्स थे, यूरोपियन रूलर्स एंड पोप, इन लोगों ने जो क्रूसेड्स की शुरुआत की, क्रूसेड्स को शुरू किया, वो उन्होंने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने रिलीजियस से बहुत प्यार था या उन्हें अपने रिलीजियस के लिए लड़ाई करनी थी। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने इस वॉर की शुरुआत इसलिए की क्योंकि इसमें इन लोगों का इंटरेस्ट था, इन लोगों का फ़ायदा था। हालांकि पोप एंड रूलर्स ने ही क्रूसेड्स को स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था? कि पोप ने आर्मी प्रोवाइड की थी
वॉर में कॉमन पीपल को कन्विंस करके रिलीजियस के नाम पे, एंड रूलर्स ने फाइनेंशियल हेल्प की थी। अब वो ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें रिलीजियस से प्यार था, वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें खुद का उनका इंटरेस्ट था, उनका खुद का प्रॉफिट था, इसके लिए। बिसाइड्स द अदर फैक्टर लाइक कॉमन पीपल लूजिंग फेथ, सो जो अदर फैक्टर थे वो क्या थे? कॉमन पीपल लूजिंग फेथ, मतलब जो कॉमन पीपल थे उनका जो बिलीव था पोप पर, वो कम होने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें ये समझ में आने लगा था कि जो वॉर हो रही है उसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी तो लाइफ का लॉस हो रहा है, उनकी फैमिली अलग हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है कॉमन पीपल के लिए। और वो धीरे धीरे ये समझने लगे थे कि इसमें सिर्फ पोप का इंटरेस्ट है, एंड यूरोपियन रूलर्स सब अपने इंटरेस्ट के लिए वो कर रहे हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, बाकी उनका उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और वो ये समझने लगे थे कि कोई भी रिलीजियस ये नहीं बोलेगा कि तुम इतनी वॉर करो, लोगों की जान लो, ऐसा कोई रिलीजियस नहीं बोलता है। अब पर पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को जो पोप होते थे या जो रिलीजियस में जिसको सबसे बड़ा ओहदा मिलता था उस पर ही लोग बिलीव करते थे, और उसके आगे उन्हें कुछ पता भी नहीं होता था। और पता अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे तो उस पर भी बहुत सारी लिमिटेशन थी। इसके लिए पोप पर लोगों का बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ करता था। बट जब ये वॉर होने लगी तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये पोप और रूलर्स सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये वॉर लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो लोगों का जो फेथ था वो कम होने लगा धीरे धीरे। रिफ्ट रिफ्ट बिटवीन पोप एंड यूरोपियन किंग्स, सो जो यूरोपियन किंग्स थे एंड पोप थे उन लोगों के बीच में भी दरार आना शुरू हो गई। सेकेंड रीज़न ये बना, डिस्प्यूट बिटवीन द पोप एंड जर्मन एम्पायरर्स। तो हमने जैसा कि पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो पोप थे, पोप यूजेनियस थर्ड ने हेल्प ली थी जर्मन किंग कॉनरेड थर्ड से एंड किंग लुईस सेवन से। तो जब ये हेल्प ली थी तो ट्रीटी साइन होती है कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम इसमें हमारी हेल्प करना। बट जब डिस्प्यूट हो गया, दोनों के बीच में दरार आना स्टार्ट हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो जितनी भी ट्रीटीज थे, प्रॉमिस थे, सब टूट गए, उनको अब किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और दोनों के बीच में किंग एंड पोप एंड जर्मन एम्पायर के बीच में डिस्प्यूट हो गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था फेलियर ऑफ क्रूसेड्स, वो था नॉन कॉपरेशन बाय द एम्पायर्स ऑफ बाइजेंटियम, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द फेलियर ऑफ क्रूसेड्स। सो ये जो बाइजेंटियम है वो तुर्की के एंड में बॉर्डर पर है, ये एशिया का पार्ट है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। सो जब एशिया माइनर एंड सीरिया पर रोमन एम्पायर कब्जा करना चाहते थे, तो जो बाइजेंटाइन के एम्पायर है वो उनकी हेल्प कर रहे थे एशिया में एंट्री दिलाने के लिए। तो उसके लिए उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिला होगा, कुछ पैसे दिए गए होंगे या कोई ज़मीन, कोई लैंड दिया गया होगा उनको। सो बाइजेंटियम का एम्पायर उनको हेल्प कर रहा था एशिया माइनर एंड सीरिया पर कब्जा करने के लिए। बट जब उसने देखा कि यूरोपियन रूलर्स एंड पोप सब आपस में ही लड़ रहे थे, उनकी आपस में ही नहीं बन रही थी, तो और उसने देखा कि क्रूसेड्स वो हारने वाले हैं, तो उसने उनको कोई हेल्प नहीं किया और हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि जब इन लोगों की खुद नहीं बन रही है, वो खुद को ही कॉपरेट नहीं कर रही एक दूसरे को, तो फिर वो जो बाहर का है फिर उसको थोड़ी ना वो हेल्प करने वाले हैं, या फिर जो भी उसे प्रॉमिस किया वो पूरे कैसे करेंगे। इसके लिए उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, जो कि बड़ा रीज़न था फेलियर ऑफ क्रूसेडर्स। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछना। अब हम आगे का पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रूसेड्स, some historians feel that crusades lead to the end of feudalism in Europe. People began to lose faith in Pope. The contact with the region in Central Asia led to the increased trade, and the new avenues were open for the cities in Italy, Germany. It saw the rise of a new class of traders.
जब ये क्रूसेड्स हुई, यूरोपियन क्रूसेड्स हार गए, तो उसका यूरोप पे क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुए क्रूसेड्स को हारने के बाद? तो सम हिस्टोरियन फील दैट क्रूसेड्स लीड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि जो क्रूसेड्स हुई है, क्रूसेड्स की वजह से जो यूरोप में फ्यूडलिज्म सिस्टम था, जागीरदारी का सिस्टम था, वो एंड हुआ है, वो ख़त्म हो गया है यूरोप से। ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम क्या है? जैसे इंडिया में है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो किंग होते थे वो पीस ऑफ लैंड देते थे नोबल्स को। उसके बदले में नोबल्स किंग को प्रोवाइड करते थे, मनी देते थे एंड नाइट्स देते थे। सेम नोबल्स क्या करते थे, नाइट्स को पीस ऑफ लैंड देते थे जो उनके पास है, और उसके बदले में नाइट्स उनको मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री देते थे और प्रोटेक्शन देते थे। इस सर्विस के बदले वो कोई फीस नहीं लेते थे या उनको मनी नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जो लैंड दिया है उसके बदले में वो सर्विस दे रहे हैं। सेम ऐसे ही नाइट्स जो रहते थे वो पीजेंट्स को पीस ऑफ लैंड देते थे, जिसके बदले में जो पीजेंट्स रहते थे वो उनको फूड देते थे और सर्विस देते थे, जिसके बदले में उन लोगों को भी कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ लैंड दिया था। तो ऐसे ही ये सिस्टम था यूरोप में 19th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। बट जब क्रूसेड्स हुई, क्रूसेड्स के ख़त्म होने के बाद, जब यूरोपियन क्रूसेड्स में फेल हो गए, उसके बाद जो ये सिस्टम है जागीरदारी का, फ्यूडलिज्म का, वो यूरोप में से एकदम ख़त्म हो गया, जो एक क्रूसेड्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नेक्स्ट, पीपल बिगन टू लूज फेथ इन पोप। जो पीपल थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो पीपल थे, कॉमन पीपल, वो जो फेथ पे उनका भरोसा था, बिलीव था, जो पहले वो आंख बंद करके पोप की बातों पे यकीन कर लिया करते थे, वो बहुत कम होने लगा, धीरे धीरे कम हो गया पोप पर से फेथ। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था क्रूसेड्स का। The contact with the region in Central Asia led to increased trade and new avenues were opened for cities in Italy and Germany। जब मुस्लिम क्रूसेड्स में विनर हुए और यूरोपियंस हार गए, उसके बाद वॉर हो रही है अगर, तो चाहे जीतने वाली साइड हो या फिर जो हारे हैं वो लोग, लॉस तो दोनों को होता है। तो जब क्रूसेड्स ख़त्म हुई, यूरोपियन ने स्टार्ट किया ट्रेडिंग को इंक्रीज़ करना यूरोप में। यूरोपियन ने सेंट्रल रीजन से अपने जो कांटेक्ट थे वो इंक्रीज़ किए, और उसके साथ साथ जो ट्रेड थी वो इंक्रीज़ की, क्योंकि ट्रेडिंग करने से हमको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो हम अपनी कंट्री के इम्प्रूवमेंट में लगा सकते हैं। यूरोपियन ने ट्रेड इंक्रीज़ की। ट्रेड इंक्रीज़ करने की वजह से जो न्यू एवेन्यूज़ थे वो ओपन हो गए इटली एंड जर्मनी में, जो सिटीज़ थी उनके लिए। और ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से लोग दूसरी कंट्री को पहचानने लगते हैं, डिस्कवरीज होती है, न्यू न्यू थिंग्स को डिस्कवर करते हैं। और जब जर्मनी एंड इटली की जो सिटीज़ थी वहाँ पे ट्रेडिंग इंक्रीज़ होने लगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा न्यू एवेन्यूज़ ओपन हो गए। जर्मनी में इट सो द राइज ऑफ न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर्स। तो यूरोप में वहाँ पे जो यंग पीपल थे उनको ट्रेडिंग करने के लिए आगे किया गया, चाहे वो किसी भी चीज़ की ट्रेड करे, उनको मतलब फुल फ्रीडम दी गई कि तुम्हें जो भी ट्रेड करनी है तुम करो, बट इम्पॉर्टेंट है कि तुम ट्रेड करो, क्योंकि कोई भी ट्रेड करो उससे पैसा तो आने ही वाला था, फ़ायदा तो कंट्री का ही होता। इसके लिए उन्होंने लोगों को इनक्रेज किया, यंग पीपल को, एंड यंग पीपल की जो क्लास थी, एक न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर आने लगी, एक न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर अपेयर हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द यूरोपियन वॉरफेयर वेंट थ्रू मैनी चेंज।
European nation acquired expertise in building forts, managing the fort as military outpost, building bridge for moving the army from one place to another place, destruction of the enemy's routes, etc. European king leave new tax which were directly added to the royal treasury. सो अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं. सो जब यूरोपियन क्रूसेड्स को हार गए तो उनको समझ में आने लगा कि जो उनकी वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज है, टेक्निक है, वो वहाँ उसमें कहाँ पे गड़बड़ी है. मतलब जो वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज है उसमें कहाँ पर कमी रह गई, जो वो लोग क्रूसेड्स को हार गए. उनके जो भी वीक पॉइंट है उन्होंने उसको स्ट्रांग बनाया और जो भी स्ट्रांग पॉइंट थे उसको और स्ट्रांग बनाने लगे. सो जो यूरोपियन वॉरफेयर था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरने लगा. मेनी चेंजेस हुए उसमें. सो जो यूरोपियन नेशंस जो था उसने अक्वायर्ड की एक्सपर्टीज बिल्डिंग फोर्ट. उसने एक्सपर्टीज हासिल कर ली बिल्डिंग फोर्ट को बनाने के लिए. फोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से यूज़ करते थे उस टाइम पर. फोर्ट में हम फूड स्टोर करते थे और मिलिट्री को भी हम मैनेज करते थे उसी फोर्ट में. सो यूरोपियन ने क्या किया, मैनेजिंग किया था फोर्ट एज मिलिट्री आउटपोस्ट. आउटपोस्ट क्या होता है, जो मिलिट्री आउटपोस्ट में जो थोड़ी थोड़ी आर्मी रखी जाती है. और ये जो फोर्ट्स होते हैं इसका किसी को पता नहीं होता है, कॉमन पीपल का, यहाँ तक कि इसमें ये पता नहीं होता है कि इसमें कितनी मिलिट्री है, कितने वेपन्स है, कुछ पता नहीं होता है. बस जब वॉर टाइम होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो इन फोर्ट में से मिलिट्री बाहर आती है और सिर्फ वॉर सिचुएशन में ही ऐसा करते हैं ताकि उसको जो ये कंट्री है उसको एडवांटेज रह सके. और ये जो मिलिट्री आउटपोस्ट जो बनाते थे, मैनेजिंग करते थे, उसमें इसका वॉर टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था. ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेटजी थी. सो ये जो यूरोपियंस थे, बिल्डिंग ब्रिज फॉर मूविंग द आर्मी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर. सो जब वॉर होती है, अगर कंट्री की किसी भी एक टाउन में या विलेज में वॉर हो रही है और जो मिलिट्री है वो दूसरी सिटी में है, तो अगर हम कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद इतना टाइम लग जाए कि जो वॉर थी वो ख़त्म भी हो जाए और जो एनिमीज़ थे वो जीत भी जाए. तो इसके लिए यूरोपियंस ने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया. जो ये ब्रिजेस होते थे इसकी वजह से जो आर्मी होती थी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाती थी बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ही कम टाइम में मिलिट्री मूव होती थी वन प्लेस से टू अनदर प्लेस. बहुत कम टाइम में मिलिट्री एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकती थी. इसके लिए यूरोपियंस ने ब्रिज बनाए एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी रूट्स. सो जो यूरोपियंस थे तो जो उनके एनिमी हुआ करते थे, एनिमीज़ को पहले तो उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई कि जो एनिमीज़ है वो हमारी कंट्री में एंटर ही ना कर पाए. और अगर एंटर कर लिया इतनी स्ट्रेटजीज के बाद भी अगर वो एंटर हो गए तो जो उनके रूट्स होते थे, जहाँ से वो आए हैं, जिस रास्ते से वो आए हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाता था, एकदम बंद कर दिया जाता था ताकि वो उस रूट से वापस जा ना पाए, एक्सेट्रा. यूरोपियन किंग लीव्ड न्यू टैक्स विच वेयर डायरेक्टली एडेड टू द रॉयल ट्रेजरी. सो जो ये क्रूसेड्स हुई थी उसमें लोगों की लाइफ का बहुत लॉस हुआ और इकोनॉमिक भी बहुत लॉस हुई. और जो एम्पायर्स किंग थे उन्होंने इसमें अपनी जितनी भी मनीज थी वो सबका यूज़ किया था इस क्रूसेड्स को जीतने के लिए, बट उसके बावजूद भी ये लोग नहीं जीत पाए. सो अपनी कंट्री को दोबारा पटरी पे लाने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए यूरोपियन किंग्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना ताकि उससे वो जो पैसे मिले, मनी हासिल हो, वो कंट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर पाए. और ये जो मनी टैक्स जो लोग ले रहे थे, किंग जो टैक्स ले रहे थे, वो डायरेक्ट एडेड किया जाता था रॉयल ट्रेजरी में. सो यूरोपियन क्रूसेड्स के फेलियर के बाद जो यूरोप में चेंजेस आए, इम्पैक्ट हुए.
ये सब इम्पैक्ट हुए यूरोप में। एंड देन यूरोपियन यूरोपियन वेयर इंट्रोड्यूस टू न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट, फ्रूट्स, परफ्यूम, different style of clothing, sugar, silk and cotton, textile, spices, medicinal herbs and so on. During the prolonged time of crusades, Europeans come in contact with the Arabs and got introduced to several new subjects. Europeans adopted many Arabic words used in alchemy, music and commerce. जब क्रूसेड्स ख़त्म हो गए, यूरोपियंस ने सेंट्रल एशिया के साथ कांटेक्ट बनाना स्टार्ट किए, तो उन्हें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लांट उन्होंने देखे। उन्होंने नए नए फ्रूट्स देखे, परफ्यूम, एंड उन्होंने समझा कि हर कंट्री में अलग टाइप की क्लोथिंग होती है। डिफरेंट टाइप की क्लोथिंग स्टाइल को उन्होंने समझा। उन्होंने शुगर इंट्रोड्यूस हुआ, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस की इंफॉर्मेशन मिली उनको, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड सो ऑन। तो जब वो सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आए, तो उनको ये सब जितनी भी चीज़ें थी उनके लिए न्यू थी। इसका उन्हें इसकी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड देन during the prolonged times of crusades, Europeans come in contact with the Arabs and got introduced to the several new subjects. प्रोलॉन्ग टाइम, जब क्रूसेड्स एंड होने वाली थी, कुछ ही टाइम था क्रूसेड्स को ख़त्म होने के लिए, कुछ ही दिन रह गए थे, तब जो यूरोपियंस थे वो कांटेक्ट में आए अरब्स के, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किए सेवरल न्यू सब्जेक्ट। तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, एंड यूरोपियंस ने अडॉप्ट किए मैनी अरबिक वर्ड्स, जिसको उन्होंने अल्केमी, म्यूज़िक एंड कॉमर्स में यूज़ किया। जो वर्ड अरबिक से उन्होंने इंट्रोड्यूस किए और अडॉप्ट किए थे, वो आज भी अल्केमी, म्यूज़िक एंड कॉमर्स में यूज़ होते हैं। अल्केमी मीन्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अरबिक वर्ड यूज़ हुए हैं, म्यूज़िक में एंड कॉमर्स में सब में अरबिक वर्ड यूज़ हुए हैं। गाइड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको फर्स्ट सब टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस में से एक है क्रूसेड्स ओनली। क्वेश्चंस में आएगा राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन क्रूसेड्स। जो हमारा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है और मिनिमम हमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं। सो गाइस, इस सब टॉपिक्स में से ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, तो प्लीज़ कमेंट भी, मैं आपको उसकी भी स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक बताऊंगी। एंड देन जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में पूरे 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ईजी भी है। फर्स्ट चैप्टर में से जो एक स्टोरी के थ्रू हम याद रख सकते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ यूरोपियन क्रूसेड्स। सो जो यूरोपियन के कॉजेज है, किस वजह से यूरोपियन क्रूसेड्स स्टार्ट हुई थी, रीज़न, एंड जो उसके इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस है, वो आएगा 5 मार्क्स के लिए। आपको दोनों ये सब टॉपिक्स लिखने रहेंगे, आपको ये दोनों टॉपिक लिखने रहेंगे और उसके बारे में जो डिटेल है वो लिखनी रहेगी। या फिर ऐसा पूछ सकता है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द फेलियर ऑफ द कॉजेज ऑफ द फेलियर। या तो ये रहेगा कि एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स, मतलब जो यूरोपियन क्रूसेड्स जो स्टार्ट हुई उसके कॉजेज क्या है, और जो यूरोपियन क्रूसेड्स फेल हो गई उसके कॉजेज क्या है, हमें ये भी पूछ सकते हैं। ये हमारी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेना। एंड देन जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं,
तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें याद रखना है सलाउद्दीन। हमें ये सुल्तान का नाम याद रखना है, जो कि राइट द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस पर्सन एंड इवेंट में आ सकता है, जो कि सिर्फ 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम छोटी छोटी बात को नोटिस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद करेंगे, तो हम बहुत जल्दी एंड इजीली हम अपना पेपर आसानी से दे सकते हैं एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं बता रही हूँ उसको प्लीज़ पहले प्रिपेयर कर लेना। डेट में इन 1187 सेंचुरी याद रखना है कि जो सेकंड क्रूसेड्स हुई थी उसमें सलाउद्दीन ने उनको जो डिफीट दिया था क्रिश्चियंस को, वो कौन सी डेट में दिया था, कौन सी डेट में डिफीट हुए थे क्रिश्चियंस, ये याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये रेनेसांस पीरियड इन यूरोप। सो गाइड्स, hope you like my explanation. Subscribe my channel to get informative video like this.